हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक नेशनल इनकम। इस प्योर चैप्टर को हम 5 शानदार माइंड मैप्स के जरिए एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे डे 2 की क्लास को। सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर, जो है इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के लोगों द्वारा प्रोड्यूस किए गए सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं। इस कैलकुलेशन में हर तरह की इनकम शामिल होती है, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर एक नेशन की टोटल प्रोडक्शन और टोटल अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इनकम की स्टडी 4 को कॉन्सेप्ट्स यानी 4 पिलर्स के आसपास घूमती है, जिसे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में समझना जरूरी है। ये 4 पिलर्स हैं जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ए फ्लैट बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, जिसमें सबसे बड़ा फोकस होता है डोमेस्टिक बाउंड्री पर। एक साल के अंदर किसी देश की डोमेस्टिक बॉर्डर्स यानी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। इसके 3 की कंपोनेंट्स हैं, ग्रोस, जिसका मतलब है टोटल या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिप्रिशिएशन से पहले, डोमेस्टिक, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, और प्रोडक्ट, जिसका मतलब है सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल का है। एक कार के अंदर टायर्स, म्यूजिक सिस्टम्स और सीट्स अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, पर जीडीपी में डबल काउंटिंग से बचने के लिए सिर्फ फाइनल कंप्लीटेड कार की वैल्यू को हाई जोड़ा जाता है। अगर इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात करें तो जीडीपी में देश के अंदर काम कर रहे फॉरेनर्स की इनकम को शामिल किया जाता है। जैसे कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन इसमें अब्रॉड यानी विदेश में काम कर रहे इंडियंस की इनकम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जीडीपी का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें बताता है कि हमारी इंडियन सॉइल पर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। करंटली इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है और ये अप्रॉक्सीमेटली $4.17 ट्रिलियन पर है। ए फ्लैट चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, जिसका पूरा फोकस सिटीजनशिप पर होता है। एक कंट्री के सिटीजन्स यानी नागरिक दुनिया में कहीं भी रहकर जो टोटल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, यूज जीएनपी कहते हैं। कॉल लॉजिक बहुत सिंपल है। जीडीपी लोकेशन देखता है कि वे यानी कहाँ प्रोडक्शन हुआ, और जीएनपी सिटीजनशिप देखता है कि हु यानी किसने प्रोडक्शन किया। जीडीपी मतलब इंडियाज प्रोडक्शन और जीएनपी मतलब इंडियंस प्रोडक्शन। इसके इंटीग्रेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। मोहित एक इंडियन है जो यूएसए में काम करता है और हर महीने 1 लाख रुपीज अर्न करता है। क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है, इसीलिए उसकी इनकम इंडिया के जीएनपी में शामिल होगी, लेकिन क्योंकि वो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री से बाहर है, इसीलिए वो इंडिया की जीडीपी में शामिल नहीं होगी। इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे शॉर्ट में एनएफआईए कहते हैं। विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी एनएफआईए का मतलब होता है देश में आने वाले पैसे और देश से बाहर जाने वाले पैसे का डिफरेंस। जैसे बाहर से इंडियंस जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो मनी कमिंग इनटू इंडिया है, और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए जो हम पे करते हैं वो मनी गोइंग आउट ऑफ इंडिया है। इस तरह समझने का सही सीक्वेंस है, सबसे पहले जीडीपी जो लोकेशन बताए, फिर जीएनपी जो सिटीजनशिप बताए, फिर एनडीपी जो डोमेस्टिक में डिप्रिशिएशन के बाद आए, और आखिर में एनएनपी जो नेशनल में डिप्रिशिएशन के बाद मिले। चलिए अब पेज 2 के कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, जो है कंपैरेटिव एनालिसिस जीडीपी वर्सेस जीएनपी, जिसमें हम इंडिया और चीन का केस कंपेयर करेंगे। जीडीपी और जीएनपी का रिलेशनशिप किसी देश के ट्रेड बैलेंस यानी इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। पहला है इंडियाज केस। इंडिया में जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ी होती है। इसका रीजन ये है कि इंडिया के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं। हमें क्रूड ऑयल, गोल्ड और एलएनजी के लिए मैसिव अमाउंट में डॉलर्स बाहर भेजने पड़ते हैं, जिसके सामने रेमिटेंसेस कम पड़ जाती हैं। इस वजह से हमारा एनएफआईए नेगेटिव हो जाता है। अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझें तो अगर जीडीपी 100 है और एनएफआईए -20 है तो जीएनपी 80 हो जाएगा। इसीलिए इंडिया में जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। दूसरी तरफ चाइनास केस में जीएनपी उनकी जीडीपी से बड़ी होती है। चीन को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और उनकी एक्सपोर्ट्स उनके इंपोर्ट्स से बहुत ज्यादा हैं। चाइना दुनिया से डॉलर कमाता ज्यादा है और बाहर कम बेचता है, जिससे उनका एनएफआईए पॉजिटिव रहता है और वहां जीएनपी हमेशा जीडीपी से बड़ी होती है। ए फ्लैट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, नेट वर्सेस ग्रोस यानी डिप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट।
ग्रोस का मतलब होता है एक अप्रोक्सीमेट या रफ टोटल, जबकि नेट का मतलब होता है एग्जैक्ट या फाइनल वैल्यू वेयर एंड टेयर को माइनस करने के बाद। डिप्रिशिएशन यानी मूल्यह्रास का मतलब होता है रेगुलर यूज, वेयर एंड टेयर या टाइम के साथ फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट की वैल्यू में आने वाली कमी। जैसे अगर आपने 2 years ago एक फ़ोन 18,000 रुपीज में खरीदा था, तो आज रेगुलर यूज की वजह से सेम प्राइस पर नहीं बेचा जा सकता, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होकर मानिया 4,000 रुपीज रह गई है। डिप्रिशिएशन का अपोजिट होता है एप्रिशिएशन यानी मूल्य वृद्धि, जिसमें टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि लैंड या प्लॉट्स की कीमत। इसी के बेसिस पर आता है कॉन्सेप्ट नंबर 6, एनडीपी और एनएनपी यानी रिफाइनिंग द फिगर्स। पहला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। ये देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज की एक्चुअल वैल्यू दिखाता है जब हम जीडीपी में से मशीन्स और इक्विपमेंट के डिप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है एनडीपी इक्वल्स जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। एसएससी के लिए इनसाइट ये है कि जीडीपी हमेशा एनडीपी से बड़ी होगी क्योंकि डिप्रिशिएशन हमेशा एक पॉजिटिव डिडक्शन होता है। दूसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। जब देश के सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस जीएनपी में से डिप्रिशिएशन को डिडक्ट किया जाता है तो एनएनपी मिलता है। इसका फॉर्मूला है एनएनपी इक्वल्स जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। प्योरिटी रूल के मुताबिक एनएनपी को हाई नेशनल इनकम का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। फ्लैट बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, जो कि प्योरिटी का फाइनल स्टेप है। एनएनपी को नापने के 2 तरीके होते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत। प्रोडक्शन करने में जो एक्चुअल कॉस्ट आती है जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यूज फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये फैक्ट्री गेट के अंदर की प्राइस होती है टैक्स लगने से पहले। दूसरा है मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। फैक्ट्री से निकलने के बाद जब गवर्नमेंट टैक्सेस ऐड करती है और सब्सिडीज माइनस करती है तो जिस फाइनल प्राइस पर प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है यूज मार्केट प्राइस कहते हैं। इसका ट्रांजिशन फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज यानी सब्सिडी वो रिलीफ है जो गवर्नमेंट कंज्यूमर की कॉस्ट कम करने के लिए देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी या एफ व्हीकल इंसेंटिव्स। एसएससी के लिए मास्टर नोट याद रखिएगा, द एब्सोल्यूट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनएनपी एट एफसी। चलिए अब पेज 3 पर देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इसे 5 फेजेस में बनता गया है। पहला फेज है बिफोर इंडिपेंडेंस 1900 से लेकर 1947 तक, जो एग्रीकल्चर बेस्ड था और नेशनल इनकम बहुत लो थी। इस दौरान दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी और बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया की वेल्थ को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। उनकी फेमस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा फेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1991 तक, जिसमें प्लान डेवलपमेंट और पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। पीसी महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, उन्होंने 1949 में नेशनल इनकम कमेटी को चेयर किया और गवर्नमेंट के लिए एक डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क तैयार किया। तीसरा फेज है लिबरलाइजेशन पीरियड 1991 से 2010 तक, जहां एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से देश में रैपिड ग्रोथ हुई। चौथा फेज है इंक्लूसिव ग्रोथ पीरियड 2010 से 2020 तक, जिसमें डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए। और पांचवा फेज है प्रेजेंट एंड फ्यूचर 2020 ऑनवर्ड्स, जो आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस्ड है। फ्लैट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9, कैलकुलेशन एजेंसीज एंड गवर्नेंस। देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाली एजेंसी का नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ। 2019 के मर्जर के बाद एनएसओ को बनाया गया था, जिसमें सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को आपस में मर्ज कर दिया गया था। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल नोट याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं करता, बल्कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 10 है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का प्राइस बेस करंट मार्केट प्राइसेस होता है और ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता, इसीलिए प्राइस चेंज की वजह से ये मिसलीडिंग हो सकती है। इसका कोई बेस ईयर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रियल जीडीपी का प्राइस बेस कांस्टेंट यानी बेस ईयर प्राइसेस होता है। ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देता है और देश में प्रोडक्शन की ट्रू इंक्रीज को दिखाता है। इसका करंट बेस ईयर चल रहा है 2022-23, जिसे हाल ही में 2011-12 से चेंज किया गया है।
इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक टूल होता है जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का लेवल नापता है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए अब पेज 4 पर कॉन्सेप्ट नंबर 11 देखते हैं, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। जीडीपी स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स और टोटल प्रोडक्शन वैल्यू से डील करती है। जीडीपी क्वालिटेटिव नहीं होती क्योंकि ये देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हैप्पीनेस, एजुकेशन क्वालिटी या क्राइम रेट्स को नहीं दिखाती। हाई जीडीपी कभी भी हाई डेवलपमेंट की गारंटी नहीं होती। जैसे चीन की जीडीपी हाई है पर वहाँ लोग अनहैप्पी हो सकते हैं, वही फिनलैंड की जीडीपी कम होने के बाद भी वो दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 है पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। पीसीआई का फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इक्वल्स नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये लोगों के एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नापता है। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी टोटल जीडीपी तो बहुत हाई है, पर 140 करोड़ की मैसिव पॉपुलेशन की वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम लो हो जाती है। ऑक्सफैम के इनइक्वालिटी डेटा के मुताबिक नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर कोई अमीर हो रहा है। इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की नियरली 50% वेल्थ है। इसे हम टॉफी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर 200 टॉफीज को 50 किड्स में शेयर करें तो एवरेज 4 आएगा, पर रियलिटी में हो सकता है किसी को 10 मिली हो और किसी को 0। यही पीसीआई का सबसे बड़ा फ्लॉ यानी कमी है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एनएसओ द्वारा में 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाता है। इसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इक्वल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करके डबल काउंटिंग से बचता है। दूसरा है इनकम मेथड, जिसमें अर्न की गई सारी इनकम्स को ऐड किया जाता है, जैसे वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जो इकोनॉमी में होने वाले टोटल स्पेंडिंग को ऐड करता है। इसका फॉर्मूला है y इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में x माइनस एम, जहाँ सी प्राइवेट कंजम्पशन है, i इन्वेस्टमेंट है, g गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और x माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स है। चलिए अब हमारे आखिरी पेज पर आते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 14, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम यानी इसके एक्सक्लूजन्स क्या हैं। एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। पहला, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, क्योंकि इनकी वैल्यू तभी ऐड हो चुकी थी जब ये नए थे। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, क्योंकि इनके बदले कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता। तीसरा, इलीगल इनकम जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग या थेफ्ट। चौथा, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जैसे शर्ट को गिनते हैं, क्लॉथ या बटन्स को अलग से नहीं गिनते। पांचवा, डोमेस्टिक या हाउस चॉर्स, जैसे माँ या फैमिली मेंबर द्वारा घर पर किया गया काम, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड मार्केट वैल्यू नहीं होती। छठा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे एग्जिस्टिंग शेयर्स, बॉन्ड्स या स्टॉक्स को बाई और सेल करना। और सातवां, कैपिटल रिसीट्स जैसे लोन्स लेना या असेट्स को बेचना। कॉन्सेप्ट नंबर 15 है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी पीडीआई। सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो पैसा आपके हाथ में बच जाता है, जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए फ्री होते हैं, यूज पीडीआई कहते हैं। एक आइडियल इकोनॉमी वो होती है जहां रियल जीडीपी बढ़े, लीकेजेस यानी बैंक्स की जगह घर में पैसा छिपाकर रखना कम हो और इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। ए फ्लैट आखिर में सबसे जरूरी सेगमेंट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 16, लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स 2025-26 एस्टिमेट्स। जीडीपी रैंकिंग में इंडिया नॉमिनल जीडीपी में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमी साइज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली $4.15 ट्रिलियन यानी 357.14 लाख करोड़ रीच करने के लिए प्रोजेक्टेड है। पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट $2,813 है, जो लगभग 2,35,000 से 2,45,000 रुपीस के बीच बैठता है। ग्रोथ रेट्स में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.6% एस्टिमेटेड है। बाकी की हाइलाइट्स में अप्रैल 2025 का इन्फ्लेशन रेट 3.2% रहा है, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग $697 बिलियन पर हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा नेशनल इनकम का एकदम कंप्लीट और डिटेल्ड टॉपिक। इन सारे शानदार हैंडरिटन माइंड मैप्स और लेटेस्ट स्टैट्स की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।